नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग येरंग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नए कर्मचारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, अपनी राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ संकल्प वाली सरकार और प्रगतिशील सुधारों के लिए जाना जाता है भारत। अपर सियांग जिला प्रशासन ने आदि पासी सिबुक गांव में सेवा आपके द्वार 2.0 कैंप का किया आयोजन। कैंप में आदि पासी सिबुक, सिनेबिनर, मोपोम और पादो, सियात जैसे आस पड़ोस के गांवों से 1000 से अधिक लोगों ने सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लिया लाभ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने भारत सरकार पर ट्विटर अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने का दबाव बनाने का लगाया आरोप। भारत सरकार ने डोर्सी के आरोप का किया जोरदार खंडन। कहा, डोर्सी के कार्यकाल में ट्विटर ने किया भारतीय कानूनों का उल्लंघन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले के मुकाबले अधिक मजबूत, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ संकल्प वाली सरकार और प्रगतिशील सुधारों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व भारत की विकास यात्रा में भागीदारी बनने के लिए उत्सुक है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत की अर्थव्यवस्था नई बुलंदियों पर है। उन्होंने विस्तार से बताया कि देश में विदेशी निवेश के बाद उत्पादन विस्तार और नए उद्योगों की स्थापना में तेजी आई और साथ साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार मेले अब एनडीए और भाजपा सरकार की एक नई पहचान बन चुके हैं। शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ग्लोबल एजेंसियां लगातार इस बात को घोषित कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और विश्वास से कह रही है कि चाहे हाईवे का निर्माण हो या रेलवे का, ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा, भारत पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीते वर्षों में भारत ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लाखों करोड़ रुपए के इस निवेश ने भी रोजगार के करोड़ों अवसर बनाए हैं। अब जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और वो है पानी। और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, उसके पीछे अब तक करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीण इलाकों में हर 100 में से, यानी 100 घर अगर गांव में हैं तो सिर्फ 15 घर ही थे जहां पाइप से पानी आता था। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। 100 घर में से 15 घर में पाइप से पानी आता था। आज जल जीवन मिशन की वजह से हर 100 में से 62 घरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गति से काम चल रहा है। अपर सियांग जिला प्रशासन ने आज आदि पासी सिबुक गांव में सेवा आपके द्वार 2.0 कैंप का आयोजन किया। इस कैंप की थीम
कई समस्याओं का एक ही जगह समाधान रखी गई थी। सेवा आपके द्वार कैंप में आदिवासी सिबुक, सीने बिने, मोपोम और पादू, सियात जैसे आस पड़ोस के गांवों से 1000 से अधिक लोगों ने सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ लिया। इस कैंप में बैंकों सहित 23 सरकारी विभागों ने जनताओं को सेवाएं देने के लिए अपना स्टॉल लगाया था। अपर सियांग के जिला उपायुक्त हागे लाइलांग ने जिला परिषद सदस्य नानो मोयोंग की मौजूदगी में सेवा आपके द्वार कैंप का उद्घाटन किया। ये इस साल 2023 एंड 24 सेशन का फर्स्ट सेवा आपके द्वार है और हम लोग हर सुविधा को बस्ती में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है एंड पहुंचा रहा है। और ST-PRC बार्थ सर्टिफिकेट ये सब को देन PMGOA हम लोग सेचुरेशन करने के लिए कोशिश कर रहा है एंड हो भी जाएगा। और यहाँ आज PRC एंड ST तो सेचुरेशन हो गया, रिकॉर्ड देखा है। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट होगा जून 30 तारीख को वो ओमकार विलेज में होंगे। और ऐसा करके हम लोग इस साल कम से कम जितना हो सके 19 हम लोग का 29 विलेजेस अभी तक कवर नहीं है, उसको कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। और सिक्वेंसली हर महीना में दो एक ऐसा करके हम लोग का प्रोग्राम बनाया है। तो आपका ये गवर्नमेंट सेवा बस्ती के आपका दौर में पहुंच के हम लोग जो भी सेवा देना है दे रहा है। आदिवासी बीने, आदिवासी सिक्का, आदिवासी शिव और बस्ती ने यहाँ में आज सेवा आपके द्वार में आया है, पार्टिसिपेट किया है। पब्लिक ने आज का सेवा आपके द्वार में बहुत बेनिफिट मिला है और इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस की ओर से अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सबको मैं बहुत थैंक देते हुए। भारत सरकार ने आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी के उस आरोप का जोरदार खंडन किया कि सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर अकाउंटों और किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले ट्विटर अकाउंटों पर पाबंदी लगाने के लिए भारत से कई अनुरोध किए गए थे और भारत सरकार ने ट्विटर को भारत में बंद कर देने की धमकी भी दी थी। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया और साथ ही जैक डोर्सी पर भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण और भेदभाव भरा व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्विटर डोर्सी के कार्यकाल में लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। साल 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर ने भारतीय कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया और जून 2022 से भारतीय कानूनों का पालन शुरू किया। किसी को भी जेल नहीं हुई और ना ही ट्विटर को बंद किया गया। I've already tweeted early morning on this statement by Jack Dorsey. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie, and I've said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. And it was in non-compliance several times during those 2 years. And it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail. Nobody was raided. And so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल इकाई के उपाध्यक्ष तारक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल KT पटनायक से मुलाकात की। भाजपा उपाध्यक्ष श्री तारक ने बताया कि राज्यपाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए गए सीमा दर्शन की
तारीफ की और इसे आगे भी जारी रखने के लिए प्रेरित किया। हमारा सीमा यात्रा जितने भी हम लोग प्रवास गया, इनका जो मानना है कि वो देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम किया, तो इन्होंने चाय पे चर्चा के लिए बुलाया था। तो हम मिलके बहुत खुश लगा और अपना आइडिया को शेयर किया। सीमा यात्रा अब सबको मालूम है और हमारा पेमा खांडू का सरकार भी सबको हमेशा अपील करता है कि देखो अपना प्रदेश और जानो अपना प्रदेश। ये सीमा यात्रा हमारा इंडो तिब्बत बॉर्डर, वन ऑफ द इंडिया का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सीमा बॉर्डर पड़ता है इन चाइना के ऊपर, तिब्बत के ऊपर। तो इसको हम लोग लास्ट दिसंबर में शुरू किया, गेलिंग टूटिंग केपंगला से शुरू किया। मकसद वही है कि अब हमारा सीमा जो भी वहाँ में आर्मी लोग डटे रहते हैं, इनको हम लोग प्रणाम करना है और इनकरेजमेंट देना है। दूसरा जो है अपना सरकार का उपलब्धियाँ, छोटे छोटे स्कीम्स को जितने भी रूरल सीमा में जो विलेजेस पड़ता है वो विलेजर्स को अवगत कराना है और प्रचार प्रसार करना है कि सरकार का उपलब्धियाँ क्या है। छोटे छोटे स्कीम्स नरेंद्र मोदी का, पेमा खांडू सरकार का, इनका स्कीम्स के ऊपर हम लोग उपलब्धियां को बताना है और इनको प्रचार प्रसार करना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को 2023 के रिजल्ट की घोषणा की। यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 14,624 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के भी कई उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर ट्राइबल समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इन लोगों को ट्राइबल मामलों के मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। इन सदस्यों ने अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन दिखाने की भी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य का भी आयोजन किया गया। इनमें बिहार का मल पहाड़िया, गुजरात का सिद्धि, केरल का इरुला, राजस्थान का सहारिया, मध्य प्रदेश का बेगा परधोनी और ओडिशा का बुगदीली आदिवासी नृत्य शामिल थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आदिवासी समूहों में से एक पुरुष और एक महिला अतिथियों को भी सम्मानित किया। हिंदी में उनको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं नोडल ऑफिसर्स या लियाजनिंग ऑफिसर्स को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने अपने क्षेत्र में जाकर उनके अपने भाषा में आज का जो सरकार से जो भी यहाँ माननीय मंत्री ने बोले उसको उनको समझाए। पीबीटीजी शब्द का प्रयोग तो केवल 50 वर्षों पूर्व शुरू किया गया था, लेकिन ये समुदाय प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस समारोह में भारत माता की सबसे पुरानी परंपराओं के लोग भारत के लोकतंत्र के इस प्रमुख परिसर में एकत्र हुए। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे पुरानी और जीवंत जोड़ों से जुड़ने का समारोह भी है। देवियों और स्वजनों, ट्राइबल सब प्लान के तहत भारत सरकार के 41 मंत्रालय एवं विभाग पीबीटीटी सहित जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु अपने बजट का अंश साझा करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से पीबीटीजी को उन प्रयासों का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाया है। इसीलिए वर्तमान सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि सभी 75
पीबीटीजी के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान बजट में प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन प्रारंभ किया गया है। चांगलांग जिले के जयरामपुर स्थित खमदू गांव में सोमवार को ऑयस्टर मशरूम उत्पादन के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन इकाई का शुभारंभ किया गया। फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड के तहत नाबार्ड द्वारा प्रायोजित इस इकाई को कृषि विज्ञान केंद्र जयरामपुर और बेथल लाइफ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया है। इससे ग्रामीण किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। अरुणाचल के आईटी मंत्री वांकी लोवांग ने सोमवार को तिराप जिले के देओमाली में एक रोस्टम और नामसांग में एक आरसीसी पुल का उद्घाटन किया। मंत्री ने देओमाली की एडीसी विशाखा यादव और जिला परिषद सदस्य वांगफुन लोवांग और सेम कोरक की मौजूदगी में दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए श्री लोवांग ने आरडब्ल्यूडी के अधिकारियों की तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में बाढ़, अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने और भूस्खलन की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए देगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि 7 सबसे अधिक जनसंख्या वाले मेट्रो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की जोखिम को घटाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए 825 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है। बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करने पड़ेगा। वैसे हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट कोई नई कल्पना नहीं है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर पौराणिक समय में राज्य प्रशासन के जितने भी हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध है, हर जगह पर समय समय पर आपदा प्रबंधन की बात की है। परंतु हमारे देश में लगभग 2004 के बाद आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर इस पर एक सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक रिस्पांस इसको तय भी किया गया और मैं मानता हूं बहुत अच्छे से 2000 की साल से लेकर 2023 तक की यात्रा को हमने किया है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने साथ में रहकर सदी की सबसे भीषण महामारी का बहुत सफल सामना हम कर पाए। मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत लोअर दिबांग वैली के जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा रोइंग स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और आईटीआई परिसर में सेल्फी बूथ बनाए गए हैं। इसका मकसद पहली बार मतदान करने वाले वोटरों को चुनावी प्रक्रिया की जानकारी देना और उन्हें मतदाता होने पर गर्व एवं जिम्मेदारी का एहसास कराना है, ताकि वे सोच समझकर मतदान की ताकत का इस्तेमाल करें। नेहरू युवा केंद्र वेस्ट सियांग द्वारा सोमवार को काम्बा स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के टेक्सटाइल मंत्री तुमके बागरा ने युवा उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भागीदारी के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस युवा उत्सव में वेस्ट सियांग के लिए 500 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।